तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायट सावर्ट लॉ। ठीक है। बेसिकली किसी भी चीज की हम एप्लीकेशन करते हैं, हमें यहाँ पे फिजिक्स में मेनली ये समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे हमने एप्लीकेशंस करी थी गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ में मैंने कुछ पैटर्न्स तुम्हें बताए थे कि ऐसे पैटर्न्स में हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। यानी कि उनके ऊपर आपके पास डेरिवेशन आ सकती है और उन्हीं के ऊपर फिर हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बन सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमें कैलकुलेट करनी है, और उसमें सबसे बेसिक हमने जो लॉ पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, डेट वाज बायट सावर्ट लॉ। और बायट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली हमें ये पता लगा था कि अगर हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आती है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास थी। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास रहेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ऐसे ही रहेगा डी एल क्रॉस आर, अगर ये वेक्टर फॉर्म में हमने इस तरीके से लिखा है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों ही हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डेवलप होती है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम बड़े काम भी कर सकते हैं। मैंने एक फिलॉसफी बना रखी है फिजिक्स में कि कभी भी हमें अगर बड़ी चीज देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, पिक्चर कभी नहीं देखेंगे। जो पिक्चर हमें दे रखी है हम देखेंगे उसके पिक्सल्स की एक्चुअली वो बना कैसे है। और इसी को यूज करके, यानी कि पिक्सल आपने एक बार पकड़ लिया, एक छोटी चीज पकड़ ली, उसको हमें क्या करना पड़ता है, अगर उससे पिक्चर्स बनानी है तो आपको उसी को मल्टीपल टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। तो पिक्सल्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारे पास पिक्चर पूरी की पूरी बन जाएगी। तो सिर्फ दो ही सिनेरियो हमारे पास बनते हैं कि जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। एक रहेगा हमारे पास सर्कुलर लूप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लिया कि मेरे पास ये सर्कुलर लूप है, 3D फिगर है, इसमें थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है कि हाँ कौन सी साइड कैसे रही। तो हम एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे जो जनरल कन्वेंशन है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आएगा तो आपको कोई 3D इमेज तो पता नहीं लगेगी कि आपकी तरफ कौन सी और दूसरी तरफ कौन सी है। तो जैसे कि ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, हम राइट हैंड साइड से अगर देख रहे हैं तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, अगर मैं राइट हैंड साइड से देख रहा हूं तो जो इसकी राइट हैंड साइड है वो मेरे राइट हैंड साइड होगी। समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैंने यहां पे रख रखा है ये असली में 3D है, ये मेरे पास 2D है, तो इस 2D को मैंने 3D में चेंज किया है। क्या बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अब ये वाली जो साइड है हमारे पास ये इसको शो कर रही है। ठीक है, अब यहां पे ये मेरे पास रहेगी एक रेडियस इसकी आर और डिस्टेंस एक्स। मान लेते हैं कि इसमें एक करंट हमारे पास ऐसे चल रहा है, आपको करंट प्रोवाइड करेगा। तो एक पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है एक्शियल लाइन, और एक्शियल लाइन पे कोई एक्शियल पॉइंट होगा जहां पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। और एक हमारे पास रहेगा जब हम सेंटर पे निकालेंगे। तो ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्शियल पॉइंट। ठीक है, एक तो केस हमारे पास ही बनेगा, अभी लिखवाऊंगा मैं इसको, पहले सिर्फ ये मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से केसेस हमें दिखेंगे। एक केस ये रहेगा और एक केस हमारे पास रहेगा कि अगर स्ट्रेट वायर हमारे पास रहेगा तो कैसे हम यहां पे सॉल्व करेंगे। स्ट्रेट वायर को ले सकते हैं ऐसे कि अगर स्ट्रेट वायर हमारे पास है और हमें कुछ आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि बीपी हमारे पास कितना होगा, तो उसको हम यहां पर इसी की हेल्प से निकालेंगे, बायट सावर्ट लॉ की हेल्प से। ठीक है, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, तो हमें इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में बायट सावर्ट लॉ को यूज करके नहीं है, सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, और अगर मैं जेई में कहूं, मतलब सीबीएसई में तो टॉपिक ही नहीं है कि हम बायट सावर्ट लॉ को फाइनाइट लेंथ में यूज करें। इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास है, बट उसको इनफाइनाइट लेंथ को हम यूज करेंगे एम्पेयर्स लॉ, एक और लॉ है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। बट जेई में, नीट में और सीयूईटी में अगर आप देते हो तो वहां पे हमारे पास आएगा स्ट्रेट वायर में कि लिमिटेड वायर, लिमिटेड लेंथ अगर हमारे पास रहेगी तो किस तरीके से हम निकालेंगे। इसको मैं बता दूंगा कि डेराइव कैसे होती है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए कि प्रोसेस हमारे पास कैसा रहता है, तो उसके लिए मैं डेरिवेशन बता दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज डायरेक्ट फॉर्मूला फिर हम यूज करेंगे, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है उसको हम सीख लेंगे, बट उसको सेग्रीगेट करके कि ये सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ना है।
बट अगर आपके स्कूल में आपके टीचर ने पढ़ा दिया हो तो वो यूटी में जरूर दे देते हैं। तो इसको तैयार करके जाना, बिकॉज आजकल सीबीएसई थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेती है, तो हमें इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। डेरिवेशन नहीं आएगी बिकॉज डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लिखी नहीं हुई है। एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में लिखी हुई है कि बायट सावर्ट लो एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर अ सर्कुलर लूप, स्पेशली लिखा है। फिर एम्पेयर्स लो, और एम्पेयर्स लो की जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रेट वायर पे दे रखी है, यानी मतलब बिल्कुल सेग्रीगेटेड है, तो आने के चांसेस बिल्कुल कम है, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई कि कौन कौन से केसेस हमें पढ़ने हैं एप्लीकेशन के। सिर्फ दो ही केसेस हमारे पास रहेंगे। अब पहले केस की बात करते हैं। जनरली मैंने ये देखा है कि बच्चे को पता रहता है कि हाँ डेरिवेशन किस तरीके से करनी है, पर दिक्कत ये आती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन डेरिवेशन का था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ही डाल दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पे। ठीक है, या फिर अगर उतारना चाहते हो तो इसे उतार सकते हो। आज का पहला टॉपिक यही है, एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, पहला बस आप अभी ये सर्कुलर लूप लिख लो और स्पेस छोड़ देना इस क्वेश्चन को उतारने के लिए, और समझो अभी। नव्या, आयुष्मान, युवांश, यस सर। कौन कौन है? ठीक है, हम सब तुरंत तुरंत हम सब दे दिया करो बस, मैं उससे से समझ जाऊंगा। अश्विन, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अर्णव, इतनी बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट टॉपिक आप डालो एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ, जो पिछली क्लास हुई थी वहां से अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो पहला तो बस स्टार्टिंग थी। तो केस वन हमारे पास है, सर्कुलर लूप अगर रहता है तो सर्कुलर लूप में हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप हमने लिया, ये रेडियस आर। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब एक्सिस जो इसका सेंटर है, यहाँ पे ये जो ओ है ये इसका सेंटर है। ठीक है, इस सर्कुलर लूप का, और हम इस एक्सिस पर हैं, इससे एक्स डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर मुझे क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि क्या आप बोल रहा है। बोल रहा है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई, यानी कि इसमें जो करंट हमारे पास चल रहा है वो करंट आई है। ठीक है, इस सर्कुलर लूप में ऑब्टेन करनी है हमें एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड की एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर। तो सेंटर से यानी कि ओ पॉइंट से हमारे पास ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, इसको एक बार समझ लो कि थ्री डी में हमारे पास कैसे दिखेगा। सो ये एक, मान के रखो कि ऐसा हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा, ये सर्कुलर लूप है। इसके बीच में सेंटर हमें यहाँ पे लेके आना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि कुछ ऐसे अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेंटर हो गया ऐसे। तो ये मेरे पास ऐसे, मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा सही दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पे सही है। तो ये मेरे, ठीक है, क्योंकि हम बायट सावर्ट लॉ का यूज कर रहे हैं तो हम पूरे वायर को कभी देखेंगे नहीं, हमें वायर का एक छोटा सा एलिमेंट देखना है। अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं तो मैं इसका सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट देख रहा हूं। ठीक है, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था कि ये मेरे पास मान लो कि एक सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप में ये हमारे पास ऐसे है। ठीक है, अब यहां पे खड़े होके मैं इस वाले पोर्शन को देख रहा हूं, छोटे से एलिमेंट को। तो ये जो एलिमेंट यहां पर बनेगा हमारे पास, सबसे पहला काम तो यही कि हम एलिमेंट बनाएंगे। एक छोटा सा एलिमेंट हमने बनाया, इस एलिमेंट का नाम हम दे रहे हैं, क्या नाम देंगे? आईडीएल, मतलब वो करंट का एलिमेंट रहता है तो डीएल भी बोल सकते हो कि डीएल लेंथ हमारे पास है, डीएल वेक्टर इस तरफ जा रहा है। अब ये जो डीएल वेक्टर है सर, इधर देखना, मैं अब तुम्हारी तरफ मैंने मोड़ दिया इसको। ठीक है, अब डीएल वेक्टर जो है वो मेरे पास, क्योंकि करंट मान लो कि ऐसे चल रहा है हमारे पास, एरो बना रखा होगा ना मैंने इस पे। करंट मेरे पास जो है वो ऐसे चल रहा है। अब करंट अगर ऐसे चल रहा है तो इसका डीएल वेक्टर ऐसे होगा, जैसे जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो इसका डीएल वेक्टर ये है। दिख रहा है डीएल वेक्टर छोटा सा? मैं यस इसको सर। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ व्हाइट पे।
तो ज्यादा सही दिखेगा। तो ये डीएल वेक्टर मेरे पास है, इस तरफ आ रहा है। अब इस पॉइंट से, या इस छोटे से पॉइंट से ले लो कि अगर मैं इस पॉइंट से इस डीएल वेक्टर को अगर देखता हूं, मुझे चाहिए एक वेक्टर, तो यहां से लेकर मैं यहां तक एक लेके आता हूं, तो ये आर वेक्टर, इसको आर वेक्टर मानो कि इस पॉइंट से ये आर वेक्टर है। ये आर वेक्टर और ये डीएल एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। बेसिकली डीएल हमारे पास ऐसे चल रहा है और ये ऐसे आया था, तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहां से जाएगा। तो इसको सिर्फ ये समझने में डेरिवेशन थोड़ी सी ऐसी रहती है, बाकी तो ये फिर आसानी है, काम आसान है। तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं आर कह रहा हूं, और ये मैंने बोला कि यहां पे मेरे पास क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। डीएल वेक्टर और इस आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बन रहा है। अब मुझे अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है यूजिंग बायट सावर्ट लॉ, तो मैं लिख सकता हूं डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, और जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये आर की वैल्यू हम पाइथागोरस लगाएंगे, ये एक छोटा सा जो ट्राइंगल यहां पे हमारे पास बना है, ये जो छोटा सा ट्राइंगल हमारे पास यहां पे बन रहा है, इसमें पाइथागोरस की वैल्यू लगाएंगे। पाइथागोरस लगा के आराम से वैल्यू निकालेंगे कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास होगा, बट उसको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन में बिल्कुल लास्ट में करेंगे, पहले स्टेप समझ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत इस फर्स्ट वाले स्टेप में कि बायट सावर्ट लॉ को यूज किया, पॉइंट पी पे हमने निकाल लिया, सब लोग? अर्नव, क्लास में हो अर्नव? यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, थम्स अप देते रहेगा तुरंत ही, मुझे पता रहेगा कि हाँ ठीक है, क्लियर है। तो 90 डिग्री हमारे पास आ गया। अब मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, वो देखना। ये ऐसे था और ये वेक्टर मेरे पास ऐसे जा रहा है, ये डीएल वेक्टर ऐसे था और ये ऐसे टेढ़ा जा रहा है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल कहता है, राइट हैंड थंब रूल में हम एक काम करते हैं कि अगर एक सर्कुलर लूप हमारे पास होता है और इस सर्कुलर लूप की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है, तो हम अपनी फिंगर्स को सर्कुलर लूप की डायरेक्शन में लेके जाते हैं और थंब जो होता है वो करंट की डायरेक्शन देता है। क्या बात समझ रहे हो? कि हमें अपनी जो फिंगर्स है ये करंट की लूप की डायरेक्शन में लेके जानी है। जैसे इसमें ये कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, आपका जो थंब आएगा वो आएगा बाहर की तरफ, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक और तरीके से समझो इसको, अगर मेरे पास ऐसे ये एक टेबल है और इस टेबल पर हमने इसी लूप को बना दिया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा था, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास करंट चल रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां रहेगी, ऊपर की तरफ। पूरा फोकस यहीं पे रखना, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि तुम हर कुछ भी चीज समझ सकते हो। और ये मैंने ऑनलाइन कई साल पढ़ा लिया है और मुझे पता है कि यहां से समझ के कोई कैसा भी बच्चा समझ सकता है। तो अगर तुमने ध्यान इधर उधर करा तो वो तुम्हारी गलती हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई कि अगर मेरे पास सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आती है बाहर की तरफ, जिसको हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डॉट क्रॉस डॉट। तो ये मेरे पास क्या है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे आएगी। अच्छा, अब मान लो कि अगर मैं इसी प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, तो क्या ये मेरे पास टिल्ट नहीं होगी? भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बेसिकली लूप के परपेंडिकुलर है, लूप का प्लेन मैंने चेंज किया हल्का सा, तो आपके पास ये भी चेंज हो गया। नव्या, यस सर। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैंने लूप का प्लेन को चेंज किया तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास लूप जो है ऐसे है, ठीक है, अब हम पूरे लूप को नहीं लेके चल रहे, बिकॉज पूरे लूप को आप लेके चलेंगे तो सीधे ही आएगी आपके पास। मैं लूप के एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं, जो एलिमेंट हमारे पास यहां पे है। आपको सिर्फ इसको देखना है, ऐसे लूप का छोटा सा पार्ट, जिसको आप करेंगे वैसे ही कि फिंगर्स को लेके। अब यहां पे इधर हम पहुंच गए, इस पी पॉइंट पर है, ये आर था हमारे पास। अब मैं कह रहा हूं कि आपको
यहां पे खड़े होके इमेजिन करना है कि यहां पे हम खड़े हुए हैं, कोई राइट हैंड थंब हमें लेके चलना है अपना। ठीक है, अब मुझे ऊपर की तरफ देखना है, अब मेरे हाथ को देखना। अगर मैं इसको लूप को ऐसे लेता तो मेरी फिंगर कहाँ थी, यहाँ पे। मुझे पता है कि अगर ये लूप रहता तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, बट मुझे अब ये पूरे लूप को नहीं लेना, मुझे सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट को लेना है। तो इस छोटे से एलिमेंट की तरफ मैं अपने हाथ को लेके जाऊंगा ऐसे, और इसको रोटेट करूंगा, जो भी मेरे पास डायरेक्शन रहेगी इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। मेरा थंब देखो कैसे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है। हाँ ना, नव्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये? हाँ क्या? ये ऐसे है, इधर है, तो मेरा ये हाथ क्या है, टेढ़ा है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, जो छोटा सा एलिमेंट डीएल था, इसकी वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है डीबी, जो मेरे पास टेढ़ी है ऐसे। और ये आर और डीबी मेरे पास परपेंडिकुलर है, बिकॉज हम जो फिंगर रखते हैं और ये रखते हैं परपेंडिकुलर रहती है उस प्लेन के। Sir, बोलो। is there any specific angular relationship between DL and DB, like perpendicular, parallel, anything like that? कोई रिलेशनशिप है हमारे पास, बट अभी हम यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं कि क्या है। पूरा रिलेशनशिप है कि अगर हम यहाँ से डीएल को लेके चलें, बट अलग अलग एलिमेंट तो हमारे पास कैसे भी हो सकता है ना। पर्टिकुलरली इस सिनेरियो में हम लेके चल रहे हैं कि डीएल कैसे है। तुम्हारे सामने अगर एक सर्कल है, जैसे ये था सर्कल, इसका एलिमेंट, करंट एलिमेंट तुम लेते तो ऐसे जा रहा था। अब तुम कहीं से अगर आओगे तो ये टेंजेंट ही तो है, सर्कल के टेंजेंट नहीं है। और सर्कल के टेंजेंट तुम एक बीच पॉइंट से अगर आ रहे हो तो ये परपेंडिकुलर ही होगा यहाँ पे। उस चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब आते हैं पीछे। तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन आपके पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमारे पास ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि डीबी जो आएगा वो ऐसे आएगा। युवान समझ में आया ये? यस सर। अर्नव? ठीक है। अब ये मेरे पास डीबी वैल्यू आई है, इस डीबी को ध्यान से देखना। अगर इसको मैं कह रहा हूं कि मेरे पास थीटा है, ठीक है, और इधर हमने एक लाइन बना दी सीधी, ये पता है आपको ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये और ये 90 डिग्री मेरे पास होगा, तो ये थीटा है, तो ये कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री हमारे पास, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये थीटा है, तो फिर मतलब ये और ये भी वैसे परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर से, थीटा। क्योंकि ये आर और ये डीबी भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखना, अगर ये डीबी इधर की तरफ है तो मैं अब एक और काम कर सकता हूं यहां पे, कि इसको अब मुझे रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करूंगा तो इस तरफ मेरे पास आएगा एक कंपोनेंट जिसको मैं कह सकता हूं डीबी कॉस थीटा, और इस तरफ मेरे पास एक कंपोनेंट आएगा जिसको मैं कह सकता हूं डीबी साइन थीटा। क्या बात समझे? अरे जल्दी जल्दी बोलते रहो, नहीं मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, पूरी खत्म हो जाएगी, फिर तुम पूछोगे सर ये कैसे आया, फिर मैं उसको पूरा नहीं, स्टार्टिंग से नहीं बता सकता। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक स्टेप से चल रहे हैं। कि मुझे बायट सावर्ट लगानी थी, तो सबसे पहले मैंने डीएल एलिमेंट लिया जो ऐसे चल रहा था, और जिससे अगर आप एक आर जाते हो तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब अगर ये एक एलिमेंट है, मैं इसे अगर एक रेडियस लेके जा रहा हूं तो मेरे पास वो परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री लिखा। और ये साइन 90 डिग्री अगर मेरे पास है तो इसको मैं सिंपल वर्जन में ऐसे लिख सकता हूँ कि ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। सर तो जो ये स्मॉल आर एंड जो डीएल एंगल बना रहे हो 90 बन रहे हैं ऊपर वहाँ पे? ये स्मॉल आर और डीएल, हाँ 90 डिग्री है। ओके। ये लिख लो इसे, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। एक बार विजुलाइज भी कर लेना इसको। मेरे पास है पीपीटीज, उसमें पूरा का पूरा वैसे दे रखा है, बट वो भी 3D चलेगी जब तुम्हें ऐसा पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो तुम्हें ये खुद सामने ही करना पड़ेगा कि एक कोई भी कड़ा वड़ा आपके पास है तो उस कड़े को लो Sir, ऐसे angle करके। 90 degree between R and आर एंड डीएल, छोटा जो करंट एलिमेंट लिया है, डीएल एंड करंट एलिमेंट, समझ में आया? तो डीबी फिर हमने लिया, ये वैल्यू लिखी। इसके बाद इस एंगल को मैंने थीटा लिया है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास थीटा एंगल आ गया। इसको रिजॉल्व किया, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा। अब ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास है भाई, ऐसा तो नहीं कि सिंगल एलिमेंट से मैं पूरा का पूरा काम कर लूं। तो अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, अगर ऐसा ही एलिमेंट एक मैं नीचे भी ले लेता हूं,
डीएल सेम एलिमेंट हमने अगर नीचे ले लिया और यहां से रेडियस तो सेम ही आएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगी उसको भी अगर आप निकालेंगे तो वो कहां जाएगी, मतलब ऐसे अगर आप करेंगे तो वो आपके पास इस तरफ हमारे पास आ जाएगी, टीवी सेम वैल्यू आएगी। अब ये जो एंगल है ये अगर यहां से भी मैंने माना कि बिल्कुल नीचे वाले पर ही हम लेके चल रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। इसको फिर से अगर हम रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट्स में तो हमारे पास नीचे की तरफ आएगा डीबी कॉस थीटा और इस तरफ आपके पास फिर से आ जाएगा डीबी साइन थीटा। समझो इसे एक बार, ये वाली चीज समझ में आई। बहुत सारे एलिमेंट है बट मैं सबसे टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट को लेके चल रहा हूं। जैसे ये वायर आपके पास है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर वाला ये वाला पार्ट आ गया, एक स्पीकर हमारे पास था। मान लो कि इसके ऊपर वाला ये छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया यहां पर, ठीक है, एक ये एलिमेंट हो गया और एक नीचे एक एलिमेंट लगा दिया। इन दो एलिमेंट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे बट हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि बिल्कुल आमने सामने वाले दो एलिमेंट्स को अगर मैंने कंसिडर किया तो ये जो डीबी कॉस शीट है और ये जो डीबी कॉस शीट है ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, एंटी पैरेलल है। तो अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यानी डीबी कॉस थीटा मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा हर एक पार्ट पर हो रहा होगा, मतलब ये पार्ट तो मैंने ऊपर लिया एक नीचे लिया, अगर मैं इधर और इधर लेता तो भी मेरे पास फिर ऐसे ही सेम काम होता। इधर और इधर लेता मतलब ये वाला पार्ट और इसके साइड वाला, मतलब आपको डायगनली अगर आप कहीं पर भी पहुंच जाओगे तो आपको ये पार्ट्स क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे। अभी एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो तुरंत पूछ लो अभी। बाद में क्योंकि तुम इसको करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत रहेगी। इसको आपने नीचे क्यों किया? नीचे इसलिए लिया बिकॉज एक करंट एलिमेंट को मैं इंटीग्रेट करूंगा अभी तो कैसे करूं, एक से वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री है तो मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स को चूज करना है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स में मुझे पता है कि सिमेट्री क्या है बिकॉज ये डेरिवेशन पहले से हो रखी है। तो मैं बहुत सारे एलिमेंट्स खुद से लेके और फिर मैं कहूं कि अच्छा मुझे सिमिलैरिटी दिखी कि कहां पे मैं ले सकता हूं, तो मैंने यहां लिया और उसके जस्ट डायगनली अपोजिट में पहुंच के नीचे ले लिया। जो काम ऊपर हुआ था सेम काम नीचे रिपीट हो गया। बट हमें दिखा कि ये जो डीबी कॉस थीटा है ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है और डीबी साइन थीटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में हमारे पास जा रहा है जो आगे की तरफ है। और इधर की तरफ आते हैं, हमें पता है कि अगर ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप ही हमें दे के रखता तो डायरेक्शन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर ये सर्कुलर लूप हमारे पास ऐसे है और आप फिर अपने हाथ को यूज करते और यहां से अगर निकाल के तो आप बोलते कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो मैं पूरे वायर की वजह से वैसे भी निकाल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ही आ रही है, बोल सकते थे ना। ये पूरा सर्कुलर लूप हमारे पास है, सर्कल को मैं ऐसे घुमाता, इसको देखो, जैसे ये हमारे पास, छोड़ दो उसे, जैसे ये ऐसे है, इस सर्कल को मैंने ऐसे घुमाया तो आपको ये पता लगा कि सीधी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो पूरे का तो तुरंत काम हो सकता था बट अभी हम इसको डिराइव कर रहे हैं तो फॉर डेरिवेशन हमें छोटे छोटे पार्ट्स को लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने डायगनली अपोजिट के दो पार्ट्स ले लिए, डायगनली अपोजिट के दो पार्ट्स लिए, अब फिर इसको रिजॉल्व किया, ये एंगल कैसे आया है इसको समझ लो और इसको रिजॉल्व कैसे किया इसको समझ लो, और ये 90 डिग्री क्यों आया है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बस। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो यस, और कुछ नहीं आया तो वो बताओ कि क्या नहीं आया। बाकी इसकी शॉर्ट मतलब तुरंत तुरंत डेरिवेशन करते हुए कि पहले ये लिया फिर ये लिया वो लिया, वो वीडियो बनी हुई है। अश्विन समझ में आ गया, आयुष्मान, नव्या, युवांश, यस सर। अर्नव, यस सर। तो थम्स अप तुरंत कर दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि वी नो कि जो इसके वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है ये कट हो रहा होगा। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, इसी वाले में एक प्लेन अगर मैं इधर बनाता हूं पूरा का पूरा, तो यहां पे एक डीबी कॉस थीटा ऊपर की तरफ आ रहा होगा, एक डीबी कॉस थीटा नीचे की तरफ, एक इधर एक इधर
एक इधर, ऐसे सारे डीवी cos थीटा एक दूसरे के ऐसे आ रहे होंगे। क्या बात समझ रहे हो? एक तरीके से जैसे वो नहीं होता इंडिया का झंडा होता है, फ्लैग होता है, उसमें हमारे पास क्या है बीच में, एम्बलम है ना, जो उसका अशोका के चक्र है। तो ऐसे टाइप का हमारे पास ये बन जाएगा। बट एक ये ऊपर वाला डीबी cos थीटा नीचे वाला डीबी cos थीटा को कैंसिल आउट कर रहा होगा, इस साइड वाले को कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हमें एक चीज और देखने को मिली कि छोटे छोटे पार्ट्स अगर हम लेते हैं, डीबी साइन थीटा जो है वो सब एक ही तरफ हमारे पास आ रहा है, आगे की तरफ। तो एक ही तरफ अगर आ रहा है, तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी है, तो हम इसको लेके चल सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीबी cos थीटा कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कट कर देंगे। देयरफॉर बी नेट एट पी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। हमारे पास डीबी साइन थीटा की अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या है, वैल्यू निकल जाएगी पी पर, कि पी पर वैल्यू कितनी रहेगी। और इसको इंटीग्रेट करेंगे अभी हम, कि कैसे करना है, करें। वैल्यूज रखते हैं, इंटीग्रेशन डीबी की वैल्यू रखो ऊपर से, म्यू नॉट आईडीएल डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। और साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा, इस ट्राइंगल से साइन थीटा निकालो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा ये। तो मैं इसको लिख सकता हूं आर, कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर। नव्या बोलो, ये समझ में आया? नहीं। क्या नहीं आया बताओ? ये कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, हाँ। ये वाला, ये नहीं आया। नहीं। ये बी नेट मतलब सारी सारी जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रही है इस तरफ। देख लो, डीवी साइन थीटा किसी को भी कैंसिल आउट नहीं कर रहा ना। तो तुम कोई भी छोटे से छोटा पार्ट लो, ये भी नहीं करा। उसका एक कंपोनेंट डीवी साइन थीटा इस तरफ आ रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे डीवी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ओके। इंटीग्रेशन तो पता है ना, सिंबल क्या रहता है, हाँ। उसको हम जोड़ देंगे, वो सारे का सारा इस तरफ चला जाएगा। अब क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। अब डीवी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी थी, इस डीवी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, म्यू नॉट आईडीएल डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। इसमें साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, बिकॉज साइन थीटा इसका क्या था, 90 डिग्री, उसको पहले से मैंने वहां पे सेट कर दिया। साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू मैंने इस ट्राइंगल से निकाली है। इसका नाम कुछ कर देना चाहते हो दे दो, ओपी, इसको ए लिख लो, इन ट्राइंगल ओ ए पी। तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय आर, यहां से निकाला। बाकी सबको समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो तुरंत, और नहीं आया तो तुरंत पूछ सकते हो कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, या यहीं पर भी दिक्कत है। ठीक है, चलो अब देखो, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। एंड डेरिवेशन में मैं बात करूं, चाहे फिजिक्स में अगर बात करूं, तो आपको ऐसा नहीं डरना कि इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया। अभी बहुत सारे में इंटीग्रेशन आएगा, बट इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो सिर्फ डराने के लिए है। हमें जो चीज वेरी कर रही है बस उसी को तो इंटीग्रेशन करना है, बाकी तो कांस्टेंट के लिए तो ना तो इंटीग्रेशन है ना डिफरेंशिएशन है। अब बी नेट अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट, कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है बिकॉज रेडियस है। ये आ जाएगा 4 पाई r क्यूब, ये भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं। तो सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, डीएल। एक छोटा सा जो एलिमेंट हमारे पास है सिर्फ वही वेरी कर रहा है। बोलो Yes, नव्या, sir. अश्विन, समझ में आया ये तुम्हें? यस सर। नव्या तुम्हें नहीं आ रहा, तुम बोल दो इसे जल्दी जल्दी, तुमसे, तुम्हें अगर आ गया तो सबको आ गया, मैं मान लूंगा। आ गया बस। आ गया तो वाइट में ज्यादा दिख जाएगा। ठीक है, अब डीएल को अगर इंटीग्रेट करूंगा, नव्या बताओ क्या आएगा। एक पूरा छोटे 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 तुमने पार्ट लिए, एल। नहीं सीधी रॉड रहती तो एल आता, मतलब अगर ये रॉड होती तो तुमने छोटे 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 तुम डीएल लेती तो एल आ जाता। बट अब क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के छोटे 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 डीएल हम ले रहे हैं, तो पूरा का पूरा अगर तुम डीएल को जोड़ दोगे, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आएगा, सरकमफ्रेंस।
तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस क्या होती है? अरे सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, होगी डेरिवेशन खत्म, डेरिवेशन। अब 2 पाई आर अगर मेरे पास आया, पाई से पाई कट, 2 से ये 2 आ जाएगा। तो आपके पास बी नेट एट पी, अब मैं इस आर की वैल्यू भी डाल रहा हूं, तो हमारे पास आएगा बी नेट एट पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि अगर बहुत मुश्किल आ जाए, मैं कह देता हूँ कि ठीक है इसको डिराइव कर लेना वहां पे एग्जाम में, बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार आप इसे लिखो, 3 बार लिखो, बट ये याद होना चाहिए, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह पे यूज करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो भी। सर ये लास्ट स्टेप में डिनोमिनेटर समझाना कैसा है? आर जो मेरे पास था, स्मॉल आर की हम बात कर रहे हैं, ये इसमें पाइथागोरस लगाओ। ओ ठीक है ठीक है ठीक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगाई हमने उससे। तो ये जो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। और वो क्यूब चल रहा था तो वहां पे हमने क्या रख दिया, 3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है, उतार लिया है, थम्स अप कर दो समझ में आ गया तो। कुछ पूछना है तो पूछो। अर्नव तुम्हें समझ में आया ये? इसके बाद की लाइफ बहुत आसान है। अब अगर ये चीज समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। तुमने उतार लिया? एक मिनट से नब्बे उतार लिया? फॉर्मूला लिख रही हूँ बस। फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो हमने क्या समझा कि अगर मेरे पास, दोबारा से देखो यहाँ पे, पैटर्न समझना है, पैटर्न, कि अगर आर रेडियस हमारे पास है, एक्स डिस्टेंस दूर, कोई इधर एक पी पॉइंट, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बीपी, ये रहेगी म्यू नॉट, करंट इसमें अगर आई फ्लो कर रहा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये वैल्यू आपके पास रहेगी अगर कोई पर्सन यहां पे खड़ा है तो। ठीक है भाई, वो तो हमारे पास वेरिएबल था ही नहीं ना, वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो हमने ले लिया था, हमें निकालना था आंसर, तो बीच में आर आ रहा था तो उसको हमने यूज नहीं किया। अब ये मानो कि पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या चीज चेंज होगी? क्या करंट चेंज होगा इसके आगे बढ़ने की वजह से? नहीं होगा, करंट तो इस वायर का करंट है। रेडियस भी हमारे पास लूप की, ये भी चेंज होगी। अब एक्स हमारे पास चेंज होगा। एक्स डिस्टेंस था कि सेंटर से हमारे पास कितना, मतलब दूर है ये पॉइंट। अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाऊं, स्पेशल केस लिखना नीचे वहीं पर मार्क करके कि स्पेशल केस हमारे पास क्या होगा। तो स्पेशल केस है कि अगर एक्स की वैल्यू आपके पास 0 हो जाए, क्योंकि बिल्कुल अगर ये सेंटर तक पहुंच गया तो एक्स की वैल्यू 0 होगी हमारे पास। और एक्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बी सेंटर, आपके पास कितनी आ जाएगी? इसकी एक्स की वैल्यू को 0 रखो, मतलब ये वाली वैल्यू पूरी खत्म। आर के ऊपर स्क्वायर है, फिर 3/2 है, 2 और 2 कट हो जाएगा, 3 बचेगा, वो ऊपर से मेरे पास आएगा, तो आपके पास बचेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर। नोट कर लो। कर लिया स्पेशल केस? दोनों वैल्यूज याद करके रखनी है कि इस पॉइंट पर क्या है और इस पॉइंट पर क्या है। सबसे पहला हमने चैप्टर 4 में जो चीज पढ़ी वो था बायट सावर्ट लॉ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसके बाद एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक्शियल पॉइंट पर और सेंटर पर क्या रहती है, हमने ये जाना है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही काम किया है। इतनी बात समझ में आ गई? आ जाओ आगे। अब हमें सर्कुलर लूप के कुछ स्पेशल केसेस जो बन सकते हैं, अभी पहले उसको समझते हैं। या मैं कह रहा हूं कि आप पैटर्न जो हमारे पास बन सकता है, आप पैटर्न को समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं।
पहला पैटर्न, क्योंकि हम इसी से लेके चल रहे हैं। पहला तो वही है जो फॉर्मूला है कि आर यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, हमें यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो जाएगी म्यू नॉट आई आर, कैपिटल आर का स्क्वायर, 2r² प्लस एक्स स्क्वायर, पावर है 3/2। सेकेंड पैटर्न, अगर हमें एक लूप दे रखा है और लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है, आर रेडियस हमारे पास है और हम इस पर निकालना चाह रहे हैं ओ पॉइंट पर, तो बी ओ हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। थर्ड पैटर्न, अगर ये मेरे पास सेमी सर्कल होता, आई करंट सेमी सर्कल है तो क्या होता भाई? सेमी सर्कल से क्या होगा, आपका करंट आधा हो गया। सेमी सर्कल से क्या हुआ, हमारा करंट जो है वो क्या हो गया, आधा हो गया। करंट आधा हो गया और मुझे सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ओ पर, ध्यान से देखना, अगर मुझे बी ओ निकालना है तो वो मेरे पास होगा जो नॉर्मल फुल सर्कल का था। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूं, जो भी बी फुल का था सर्कल का, उसको हाफ कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4r। कितना को समझ में आया ये? आ गया सर। अर्नव, अभी यही सारे पैटर्न्स करने हैं, मतलब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन कुछ साल पहले आते थे, बट अब आपको ये वैरायटी सीखनी पड़ेगी कि कैसे हमारे पास ये वैरायटी चल रही है। कर रहा है कुछ, एक मिनट रुको। तो आपकी वीडियो ब्लर हो। हाँ हाँ, ये कोई कॉल करने लग गया। अभी आ रही है? हाँ आ गई। तो अब सेमी सर्कल रहेगा तो मेरे पास ये रहेगा क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर पता है? अगर क्वार्टर सर्कल होगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऊपर ही निकाल रहे हैं, तो मेरे पास जो फुल सर्कल का था उसका कितना कर दूं, 1/4। मतलब जितना भी सर्कल का पार्ट आपके पास आ रहा है, मैं तो ये कह सकता हूं भाई सर्कल का जितना पार्ट आपके पास आएगा आप उसको यूज कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r। आयुष्मान, तुम्हें समझ में आया ये? हाँ सर। ठीक है, अब तुम ही बताना, अभी अनम्यूट ही रहो, तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ। सर तब तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे, मैं हूं ना, मैं तो हेल्प कर ही रहा हूं। जब नया टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम आंसर बता दो, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम सोच कह रहे हो कि क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से फिर और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो यही मत सोचा करो कि नहीं बताया तो सर क्या सोचेंगे। अब अगर ये मेरे पास थीटा एंगल है और आर रेडियस दूर आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे? सोचना पहले पूरा और फिर उसके बाद आंसर करना, कि अगर मेरे पास पूरा का पूरा 360 डिग्री होता तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास आती जो पहले आ रही थी बी फुल की, है ना, जो भी मैं अभी लेके चल रहा हूं। अगर मेरे पास 1 डिग्री होगा तो कितनी आएगी, बी फुल डिवाइड बाय 360 डिग्री। ठीक है, और अगर ये थीटा डिग्री मेरे पास होगा तो थीटा डिग्री पे कितनी आ जाएगी, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, और बी फुल जो है। क्या ये बात समझ में आई आयुष्मान? यस सर। अब मैंने यूनिटरी मेथड So तुम्हें बता दिया है। will it हाँ, be विल 360 or it's 3 upon 360 into 2, or will there be no 2? म्यू नॉट आई
डिवाइड बाय 2r इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। लिख सकते हैं ऐसे? आयुष्मान, नव्या, अर्नव, अश्विन। यस सर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि ये जो थीटा वैल्यू हमारे पास है वो रेडियन में दे देंगे, तो 360 डिग्री को हम क्या लिखेंगे फिर? 2 पाई। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख लो और इसको ऐसे भी लिख लो। दैट डिपेंड्स कि थीटा हमें कैसे दे रखा है। 60 डिग्री दे रखा है तो 60 डिग्री लिखेंगे, बट 60 डिग्री नहीं, हमें अगर पाई/3 दे रखा हो तो फिर कैसे लिखेंगे? फिर पाई वाली यूज करेंगे वैल्यूज। तो हमारे पास ये ऐसे भी हो सकता है, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इधर लिख लेना कि ये अगर थीटा मेरे पास रेडियन में हो और ये अगर डिग्री में हो। नोट करो जल्दी पैटर्न। कर ली नोट? Yes, sir. No, sir. जल्दी नोट करो ना भैया। सर रेडियंस वाले में 4 पाई आर नहीं होना चाहिए नीचे? 4 पाई आर होगा यहाँ पे। तो 2 पाई आएगा तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अबे सब पागल हो गया। फिर वीडियो ब्लर हो गई। हाँ हाँ हाँ, ये कॉल कॉल बजे जा रही है। एक बच्चे की 10 बजे क्लास है, इसको क्लास लेनी नहीं होगी तो भी कह रहा है, कुछ बोल रहा होगा। अब ये समझ में आई? अरे ये सारे पैटर्न समझ में आ गए तो हम सब कर दो, फिर आगे बढ़ता हूँ, मुझे और भी पैटर्न कराने हैं। 3 बार सांस ले लो अगर नींद आ रही है तो तुम्हें। अब इसके बाद कितने हो गए? 5 पैटर्न हो गए ना। देखो अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूं कि आपको जो पिक्चर दिख रही है, क्योंकि पिक्चर यहाँ पे बहुत सारी खतरनाक पिक्चर भी हमारे पास बन सकती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसका तो आंसर कैसे निकलेगा, निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि ये पिक्चर काफी खतरनाक हो गई है, तो मेरे सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि पिक्चर से आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको मतलब है उसके छोटी सी वैल्यू से जो हमारे पास आएगी। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास यहां पे एक सर्कुलर लूप है। इसकी रेडियस यहां पे आर है, R1 मान लेते हैं। मैं बिल्कुल वेरिएबल लेके चल रहा हूं। ठीक है, केस तुम्हारे पास कैसा भी आ सकता है, इजी हार्ड कुछ भी आएगा। करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा है और x डिस्टेंस दूर यहां पे एक P पॉइंट मेरे पास है। एक और लूप हमारे पास है नीचे, इसमें हमारे पास करंट I2 फ्लो कर रहा है, रेडियस R2 है, और जो आपका डिस्टेंस है उसको आप लेके चलो कि ये आपका यहां से लेकर यहां तक y है। आपको पूछेगा कि P पॉइंट पर आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, अब ऐसे डायग्राम से आपको बिल्कुल नहीं डरना। आपको मान के चलना है कि जो चैप्टर नंबर 4 है ये बोनस है हमारे पास, बहुत ही मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, सेम काम हम यहाँ पे यूज करेंगे। पिक्चर को बिल्कुल नहीं देखना, ये ऐसी कैसी पिक्चर हमारे पास है हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें पिक्सल्स देखने हैं। अब पिक्सल्स, इसमें पिक्सल्स क्या है? एक वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आएगी। भाई सर्कुलर लूप अगर है तो पूरे के पूरे लूप को मैं लेके चलूंगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास पी पर आएगी।
अब पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ध्यान से देखना, अभी पूरे यहां पर है नव्य, अश्विन, तेजस्वी तो है नहीं है, युवांश, अर्णव, इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आएगी। अच्छा, इसको मैंने अभी माना है कि मैं अगर इधर से खड़ा होकर देख रहा हूं तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। अगर मैं यहां से खड़े होके देखता हूं तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। एक अप्रोच मेरी ये थी फर्स्ट, एंड सेकेंड अप्रोच हमारी है रिन। रिन वही कि आपको सबसे पहले यहां पे पहुंचना है। इस पी पॉइंट पर पहुंचने के बाद आर पता है, रीच ऑन द स्पॉट, कि पहले आप पहुंच गए। आई हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल। आपको इंडिविजुअल के डेटा निकालने हैं। इंडिविजुअल यहां पर कौन है, दो ही लोग हैं, तो पहले यहां पे पहुंचे। इसकी वजह से अगर मैं इस तरफ देखता हूं तो ये वाला लूप मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे लूप को बनाइए, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ रहेगी। आपको पूरे के पूरे डायग्राम से कोई मतलब नहीं, आपको बस मतलब है इससे कि B1 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I1 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, R1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। यहां तक की बात, थम्सअप जल्दी जल्दी देते रहो, मतलब जितना जल्दी तुम थम्सअप देते रहोगे उतना मैं नहीं पूछूंगा। बाकी नीचे वाले को भी देखेंगे। भाई नीचे वाले को अगर मैं देख रहा हूं तो वो भी मुझे कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं ऊपर से अगर देख रहा हूं, नीचे भी देखना है मुझे, तो ऊपर नीचे से अगर मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। यानी कि इस पॉइंट पर इधर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो रहेगी B2। इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास म्यू नॉट I2 R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R2 का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर 3/2। ठीक है। अब ये जो डायग्राम हमारे पास बना है, हमें समझना है कि भैया दोनों मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये B1 और ये B2, और दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है। रीच ऑन द स्पॉट, इंडिविजुअल डेटा हमने निकाला विद डायरेक्शन, दिमाग लगा के कि डायरेक्शन किधर आएगी, इधर की तरफ या नीचे की तरफ। वेक्टर हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी। अगली बार नेट कि हमें क्या निकालना है, यहां पे नेट निकालना है। और नेट हमें पता है कि अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे चल रहे हैं, नब्बे बताओ क्या आएगा, क्या बी नेट। बीच में आएगा? अरे निकालेंगे ऐसे, ऐसे B1 स्क्वायर अंडर प्लस, रूट इज बी हाँ स्क्वायर ठीक वन है, प्लस बी स्क्वायर टू प्लस। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट सेवंथ, ऐसे डायग्राम अगर देगा तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, इसमें भी वही है, ऊपर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। हमें इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ये अगर मेरे पास लूप ऐसे चल रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास, देखो मैं इस वायर्स को यूज करूंगा इधर की तरफ, तो मेरे पास इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसको मैं B1 कह रहा हूं, जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, R1 रेडियस है। तो ये ऐसे है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, उसी O पॉइंट पर। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, क्योंकि सेंटर पे अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू रहेगी कितनी, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय क्या था, 2R1। युवान समझ में आया तुम्हें ये बात? यस सर। इसका बताओ येलो वाले का, येलो वाले का ऊपर ऊपर होएगा। नीचे, ऊपर। हाँ, हम्म इसका हो जाएगा न्यू न्यू नॉट I2/2 R2। ठीक है, नेट क्या आएगा, नेट आ जाए वही सेम, √B1² + B2²।
तो वैल्यूज हमारे पास इजी आती है। ये तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है। पिक्चर, पिक्सल एंड रिन, काम हमारा आसान हो जाएगा। सबको आ गया यहां तक समझ में? यस। सर सेवेंथ में ये मैग्नेटिक फील्ड का है, फिर से बताना। क्या? सेवेंथ में मैग्नेटिक फील्ड का है। ऊपर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ओ, ये इस पर एट पॉइंट ओ है। सेंटर पे आ गया ना, मेरे पास एक लूप है, लूप के सेंटर पे निकाल रहे हैं। एक्स डिस्टेंस दूर जाएंगे तो ये खतरनाक वाला फॉर्मूला, मतलब बड़े वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगा कि क्या फॉर्मूला है, याद करके आना है इसे, क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखना है ऑन टिप। ठीक है, बाकी सबको हम डिराइव कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरे पास आमने सामने लूप है। इधर मैंने मान लिया कि मेरे पास ऐसे चल रहा है करंट, मतलब इधर अगर कोई पर्सन खड़ा है, वो अगर इस तरफ देखता है तो इसे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और अगर इधर देखता है तो उसे क्लॉकवाइज दिखेगा। बीच में खड़ा होने वाले पर्सन बताएगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, आप नहीं बताओगे। और क्वेश्चन आपको बताएगा, मतलब आपको इतनी टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि 3D डायग्राम रहता है। और अगर 3D डायग्राम में आपको नहीं बताएगा तो आप फिर कुछ भी लेके चला देना, आपका काम हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 100% बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में करंट, हम अगर बीच में खड़े होते हैं तो हमें कहां पे क्या वैल्यू आ रही है। आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। अब देखो इधर, बताओ इसको, मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कितनी आएगी? इधर से एक्स डिस्टेंस है, इधर से डी माइनस एक्स है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है डी। इधर से बीच में खड़ा होके, मतलब मैंने मान लिया कि मेरे पास ऐसे दो लूप है, एक मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर। ठीक है, इधर और इधर मेरे पास लगे हुए हैं, है भी मेरे पास, रुक जाओ। मैंने मान लिया कि एक इधर है और एक इधर है, तो ऐसे दो लूप मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं और मैं बीच में खड़े होकर देख रहा हूँ। इस तरफ अगर देखता हूँ, मतलब इस तरफ अगर मुंडी घुमाई तो मुझे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ अगर घुमाई तो दिख रहा है क्लॉकवाइज। अब आपको बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी। हमें इन डायग्राम से कोई भी मतलब नहीं है, हमें डायग्राम इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमें मतलब है एक एक वैल्यू से कि क्या हमारे पास आ रही है। अर्नब, तुम्हें समझ में आ रहा है ये? क्योंकि तुमने फर्स्ट चैप्टर मेरे से नहीं किया है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है? तो थोड़ा टफ है उस हिसाब से। यहां पे हम रिन वाली अप्रोच ही लगा रहे हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करी थी। हम्म। तो अब इस वाले पॉइंट पर अगर पहुंचा तो इसकी वजह से कौन सा वाला फॉर्मूला है, बड़े वाला छोटे वाला, ये तो समझो। बड़े वाला, भाई बड़े एक्स डिस्टेंस वाले। दूर है, यहां पे अगर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? राइट साइड। हम्म। तो मैं पी पर खड़े होके येलो वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी वन इस तरफ। मुझे मतलब मैं वेक्टर्स में चेंज कर दिया इधर, तो बी वन की वैल्यू कितनी रहेगी? म्यू नॉट आई वन, मान लो कि करंट इसमें आई वन है, इसमें करंट मान लो आई टू है, तो म्यू नॉट आई वन आर वन का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, आर वन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, ये वाला क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कहां जा रही है? राइट हैंड साइड ही जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि क्या बोल रहा हूं मैं? इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो राइट हैंड साइड पे ही चली जाएगी हमारे पास, B2। और इसकी वैल्यू रहेगी म्यू नॉट आई टू आर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
3/2 डी माइनस एक्स है ना ये। तो D1 राइट पे कैसे आ रहा है? मेरा क्या? लेफ्ट पे आ रहा है। दोबारा बोलो क्या? ये B1 लेफ्ट वाला। तुम बीच में राइट खड़े, पे। वाइट वाला, येलो वाला, येलो येलो। येलो वाला, तुम ऐसे खड़े होके अपनी राइट हैंड साइड की तरफ देखो, ठीक है? अब राइट हैंड साइड पे जब तुम देख रही हो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, तुम्हारी तरफ आएगा। आपने वो जो हाँ मेरी तरफ आ रहा है, वही है। बॉक्सिंग वाला स्टांस है, तो इसकी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने इधर चलाई है। ओके ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, अब दूसरी तरफ देखो, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो अपनी। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख तो रही हो हम तो assume कर रहे हैं कि हम P पे खड़े हैं। हाँ, पी पर खड़े हैं, ये ओके छोटा ठीक सा है। बंदा जो बना रखा है वो पी पर है, ठीक है? तो यहां पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पी, और बी नेट हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगी, सिंपल सिंपल ऐड होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो B1 प्लस B2 आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वेक्टर की रिक्वायरमेंट एडिशन की तब रहती जब कोई एंगल हमारे पास आता। क्या ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? 8 के 8 पैटर्न? अरे 1 2 3 कुछ तो बोलो। अब इसके बाद मतलब मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ये आता है और ये आता है, और जो मैंने 8 पैटर्न करा दिए, इसके बाद दुनिया कोई भी क्वेश्चन हो जो सर्कुलर लूप में चल रहा हो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो इस चीज को? अगर एक सिंगल लूप का मल्टीपल लूप में क्या आएगा, n टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा आएंगे तो क्या करेंगे, बस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, एक एडवांस का क्वेश्चन है कि वो ऐसे ऐसे चलाता है, तो स्पाइरल वाला अभी नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में या अगली बार कभी बताऊंगा, बट नॉर्मली सारे हो जाने चाहिए। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस को करके फिर मैं पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है पीडीएफ बनाने के लिए, पहले की बनी हुई है, बट इस फॉर्मेट में डालने में मेहनत लगती है, तो आपको वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ऐप पर और वो ग्रुप पे, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस करने, जो नहीं होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टर्म 1 21 22 में आया था, ठीक है, इसका बस आंसर एक बताओ मिनट। क्या। 1 मिनट में नोट नहीं किया है तो पीछे कर दो। तुमने, मैंने प्रीवियस क्लास जो थी उसको भी ऐप में अपलोड कर दिया था, तो तुम्हें ऐप में मिल गई होगी, उसकी क्लास की पीडीएफ भी मिल गई होगी, इसकी भी सेम मिल जाएगी। तो ये सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, इसको उतार लो। नव्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तुम, या स्क्रीनशॉट छोड़ो, बाद में तुम इसे नोट कर लेना, स्पेस छोड़ दो, क्वेश्चन करो अभी। बढ़ू आगे? हो गया सर। चलो। हैवी रेनफॉल वार्निंग, अभी तो कुछ नहीं आ रही बट आएगी। सॉल्व करो इसे। ये तो येलो अलर्ट है, सुबह आएगी। कब के दिखा रहा है? 1 बजे। रात के 1 बजे, सुबह 8 बजे। 70% चांसेस रेन के। अरे करो भाई, जल्दी बताओ कितने हैं हमारे पास। एक मिनट था। कितना आ रहा है? 1 मिनट। वे, तुझे कैसे पता लगता खुल गया? चल, कितना आया? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, हमारे पास B1 की जो वैल्यू है वो आएगी μ0I डिवाइड बाय 2R, ये हमारे पास B1 है। फिर बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड R ही डिस्टेंस पे हमें निकालनी है B2 एक्सियल पर,
तो B2 हमारे पास रहेगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको कहां पे कितने डिस्टेंस जाना है, आर ही डिस्टेंस दूर जाना है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितनी आएगी 3/2। समझ में आया? बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा जब एक्सेस पे जा रहे हैं तो बड़े वाला फॉर्मूला, अगर सेंटर पे जा रहे हैं तो छोटे वाला फॉर्मूला। तो B1 है सेंटर पे और ये है एक्सेस पे, ठीक है। अब इसको निकालो तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें B2 की वैल्यू निकालने में। तो B2 आपके पास आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और 2 आर स्क्वायर, और इस पे पावर आएगी 3/2, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास और ये है सेकंड। B1 डिवाइड बाय B2 कर दो, तो आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2r स्क्वायर, मतलब नीचे अगर मेरे पास आ रहा है तो मुझे वो रेसिप्रोकल वैसे ही करना पड़ता, तो मैं सीधा काम की बात है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास कट जाएगी, म्यू नॉट आई, ठीक है। और 2 से लो 2 काट दो एक। अब इनको सेट करना है, नीचे बन गया आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब बचा है, और ऊपर आपके पास बचा है 2 पे पावर 3/2, और आर क्यूब पे ये 3, तो ये भी आर क्यूब बन गया। समझ में आई बात? तो ये और ये भी कट गया, तो आपके बचेगा 2 पे पावर 3/2। अब 2 पे पावर 3/2 इसमें से कौन सी है? ऑप्शन ए। ऑप्शन है 2 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर 1/2, यानी कि 8 पे पावर 1/2। तो आप इसे बोल सकते हैं √8। इसको हम अंडर बोल रूट 2 का क्यूब हो गया ना वही। 4 × 2, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। बोलो तो सही, क्या डाउट आया था मुझे? नहीं डाउट नहीं था, बस हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2√2। बाकी अगर आपको पता लग गया है कि 8 हमारे पास अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस 2 को अंदर की तरफ ले जाओ, मतलब डायरेक्टली नहीं निकाल पाए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 21-22 में हमारे पास आया था, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के याद किए तो आप इसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और समझ में आई? ये हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेज नंबर 117 पे। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका कि क्या है, करेंगे आप खुद ही। हमारे पास क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट वायर है और उसको हमने बीच में से बेंड कर दिया। मेरी एक आदत, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम कभी पिक्चर को देखते नहीं है, हम देखेंगे कि हमारे पास रिन अप्रोच लगाते हुए कि पिक्सल कैसे बना है। तो ये जो ए डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें 3 डायग्राम्स मतलब आपको दिखने चाहिए। पहला ये स्ट्रेट वायर, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा आपके पास ये। और आपको पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे यानी कि ओ पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। होता क्या है कि अगर मैं बायट सावर्ट लॉ लगा रहा हूं, तो बायट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली हम जो डीएल एलिमेंट लेते थे, इसकी डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन ये हमारे पास पी होती थी। अब अगर मैं इस आर वाले वेक्टर को अगर थोड़ा सा और रोटेट कर करके आगे की तरफ अगर लेके आ गया, ध्यान देना, आगे की तरफ लेके आया और बिल्कुल सामने रख दिया इस डीएल वेक्टर के, तो एंगल कितना हो जाएगा? अरे एंगल कितना हो जाएगा अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो? 0। नव्या समझ में आ रहा है? यस सर। भाई अगर हम इसको किसी थीटा एंगल पे रखेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू है, बट अगर मैं उसी के सामने आ गया तो 0 है। तो अब ये वाले वायर के बिल्कुल सामने अगर मैं यहां पे हूं, तो इस वाले वायर की वजह से, स्ट्रेट वाले वायर की वजह से तो 0 वैल्यू, सेमी सर्कल की वजह से आधी वैल्यू, इस वाले वायर की वजह से भी 0 वैल्यू, 180 पीछे की तरफ आ गया। तो ये आपको सोचना है, आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर पे निकालना है, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन हमारे पास पीछे, मतलब ये एनसीईआरटी एग्जांपल है और ये पीछे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम वही है। फॉर्मूला आपको सेंटर पे लगाएंगे, काम हो जाएगा। इसके बाद ये
बोर्ड में आ रखा है? नहीं, सेम नहीं है। इसमें एक सर्कल है और दूसरा सेमी सर्कल है। आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन आपके पास अंदर वाले की वजह से अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे। ये सारे आपके होमवर्क है, जो नहीं होगा वो मैं कराऊंगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये 3/4 पार्ट हुआ, ये आपके पास बड़ा वाला पार्ट हुआ। डायरेक्शंस भी देखनी है और पूरा काम करना है। ये भी क्वेश्चन होमवर्क। ये थीटा एंगल पर ये हमारे पास, ठीक है, कुछ सिमिलर फिगर हमारे पास होती है जिसमें 0 आ जाता है। स्ट्रेट वायर पे हमने काम किया नहीं, इसको हटा देते हैं। बाकी इसको अपलोड आपके उस पर मिल जाएगा, यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं भेज देता हूँ, तो ये उसमें मिल जाएगी ऐप पर। बाकी बाय बाय। इसका होमवर्क करके लेके आना। मैं बल्कि अभी तुम्हारे को मैं ग्रुप में डालूंगा मैसेज, तो मेरे पास पहले करके भेजना, सॉल्व करके कल ही, क्योंकि क्लास में फिर जो डाउट रहेंगे उसको मैं फिर पीडीएफ को चेंज करके, ज़्यादा भारी पीडीएफ हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। हाँ, स्कैन कर लो। ठीक है, अर्नव, युवांश, नव्या, आयुष्मान Yes, sir. एंड अश्विन, होमवर्क है ये पूरा का पूरा। चलो बाय बाय। सर आपने वो फाइनल टाइमिंग नहीं बताई थी ऑफलाइन की, 8:30 है। हाँ, 8:50 Recording है। stopped. बाकी तुम्हें 7 o'clock भी हम शिफ्ट कर सकते हैं।